गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने आपकी यूनिट सेकंड स्टार्ट कर दी थी। उसमें अपन ने जो जेनेटिक मटेरियल है, जो न्यूक्लियस है, उसके ऊपर अपन ने क्लास स्टार्ट कर दी थी। प्रीवियस क्लास में अपन ने ये जाना था कि जो एक कोशिका है उसके अंदर पाए जाने वाला जो जेनेटिक जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो न्यूक्लियस है, वह एक कैसी संरचना होती है, किन किन कोशिकाओं में पाई जाती है, उसकी शेप साइज क्या होती है, इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसका एक अपन ने डायग्राम भी बनाया था। और उसी के आधार पर अपन ने इसमें पाई जाने वाली दिखाई देने वाली रचनाओं को अच्छे से समझा था, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इनवलप था, न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर शेप था। उसके बाद अपन ने क्रोमेटिन नेटवर्क को अच्छे से जाना। क्रोमेटिन नेटवर्क में अपन ने हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन की बात की थी, जो हिटज ने 1928 में समझाया था। हेटेरोक्रोमेटिन को अपन ने अच्छे से समझ लिया था। हेटेरोक्रोमेटिन को अपन ने अच्छे से समझ लिया था। ये जाना था कि हिटज ने सन 1928 में ये बताया था कि क्रोमेटिन के कुछ भाग गहरे अभिरंजित दिखाई देते हैं। जब सेल डिवीजन कर रही होती है या सेल इंटरफेज अवस्था में होती है, तो उसके कुछ क्षेत्र गहरे अभिरंजित दिखाई देते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों को हेटेरोक्रोमेटिन क्षेत्र कहा उन्होंने। जो हेटेरोक्रोमेटिन क्षेत्र गहरे संघनित, अत्यधिक संघनित क्षेत्र थे, अत्यधिक संघनित क्षेत्र थे, क्रोमोसोम्स बनाते हुए या गुणसूत्र बनाते हुए अपने दिखाई देते हैं। वो गहरे अभिरंजित क्षेत्र, अत्यधिक संघनित क्षेत्र क्या कहलाते हैं? हेटेरोक्रोमेटिन। इनमें एक स्पेशल चीज को अपन ने जाना था कि इनमें आरएनए की मात्रा बहुत अधिक होती है एवं डीएनए की मात्रा कम होती है। इसलिए यह आनुवांशिकी की दृष्टि से और उपापचयी दृष्टि से, यानी कि इंग्लिश में बोलना चाहे कि जेनेटिक रूप से और मेटाबॉलिक दृष्टि से यह अक्रिय पदार्थ होते हैं। कौन से? हेटेरोक्रोमेटिन क्षेत्र। इतना अपन ने प्रीवियस क्लास में कर लिया था। इसी का सेकंड पार्ट, क्रोमेटिन का सेकंड पार्ट जो केंद्रक में है, हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन, उसका सेकंड पार्ट यूक्रोमेटिन आज अपन डिटेल से जानेंगे। ठीक है, क्या पॉइंट है? यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, जो हेटेरोक्रोमेटिन की अपन ने बात की थी, उसके जस्ट अपोजिट होते हैं यूक्रोमेटिन। कैसे? हेटेरोक्रोमेटिन गहरे अभिरंजित क्षेत्र होते हैं क्रोमेटिन के, जबकि यूक्रोमेटिन कम अभिरंजित क्षेत्र होते हैं। तो अपन क्या बताएंगे? यह डीएनए को अपन क्या बोल सकते हैं? क्रोमेटिन बोल सकते हैं। डीएनए के कम अभिरंजित क्षेत्र होते हैं। ठीक है। हेटेरोक्रोमेटिन में आरएनए की मात्रा अत्यधिक थी, तो इसमें सबसे पहले ये जानेंगे कि इसमें संघनन एवं कुंडलन की क्रिया कम होती है। संघनन और कुंडलन की क्रिया कम होती है, जबकि हेटेरोक्रोमेटिन में ज्यादा थी, इसलिए वो गहरे अभिरंजित दिखाई दे रहे थे। ठीक है। इसके अलावा हेटेरोक्रोमेटिन में आरएनए ज्यादा था, तो इसमें आरएनए की मात्रा कैसी है? कम है।
और डीएनए की मात्रा कैसी है? ज्यादा है। इसीलिए यह मेटाबॉलिक एंड जेनेटिक दृष्टि से सक्रिय क्षेत्र होते हैं। तो ये मैंने आपको लिख के अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन में अंतर भी पूछे, डिफरेंस भी पूछे, तो आप आसानी से एक टेबल बना के उनमें अंतर भी बता सकते हो, क्योंकि अपन को पता चल चुका है कि हेटेरोक्रोमेटिन क्या होते हैं और यूक्रोमेटिन क्या होते हैं। ये आपको एक नंबर में भी पूछ सकता है कि हेटेरोक्रोमेटिन क्या होते हैं, या फिर पूछ ले यूक्रोमेटिन क्या होते हैं, या फिर आपको दोनों में डिफरेंस भी पूछ सकता है। तो अब अपन इसमें डिफरेंस भी बता सकते हैं। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। हेटेरोक्रोमेटिन गहरे अभिरंजित क्षेत्र थे, ये कम अभिरंजित क्षेत्र है। हेटेरोक्रोमेटिन में संघनन और कुंडलन अत्यधिक मात्रा में था, तो इसमें कम है। इसमें आरएनए की मात्रा ज्यादा थी, इसमें कम है। उसमें डीएनए, उसमें आरएनए ज्यादा था, इसमें आरएनए कम है। उसमें डीएनए कम था, इसमें ज्यादा है। वो मेटाबॉलिक और जेनेटिक दृष्टि से अक्रिय क्षेत्र थे, अक्रिय पदार्थ थे, जबकि ये सक्रिय है। समझ में आ गया? ठीक है। तो ये अपने न्यूक्लियस की जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर थी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर में क्रोमेटिन नेटवर्क का जो पॉइंट था अपना, वो कंप्लीट हो चुका है। अब अपन बात करेंगे इससे नेक्स्ट किस पे? सबसे पहले इसके केमिकल कंपोजिशन की बात कर ले तो सही रहेगा कि जो क्रोमेटिन नेटवर्क है एक न्यूक्लियस का, एक केंद्रक का, उसका रासायनिक संगठन क्या होता है। फिर उसके बाद अपन न्यूक्लियस की में पाए जाने वाली नेक्स्ट स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस, जिसे बोलते हैं केंद्रक, के बारे में बात करेंगे। और लास्ट में एंडोसोम। तो अपनी केंद्रक की जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर थी वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी की केमिकल कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। केमिकल कंपोजिशन, क्रोमेटिन नेटवर्क यानी कि किससे बना हुआ? डीएनए से, आरएनए से और प्रोटीन से बना हुआ। तो इसमें क्या क्या होगा? डीएनए, आरएनए एवं क्षारीय हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, यही होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स की अगर बात की जाए तो H2A, H2B, H4 एवं H1 प्रकार के इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स पाए जाते हैं। कहाँ पे? एक कोशिका के केंद्रक के अंदर उसके क्रोमेटिन नेटवर्क में या गुणसूत्र जाल में। उसकी रासायनिक संरचना की बात करें, संगठन की बात करें, तो वह डीएनए, आरएनए एवं क्षारीय हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन की बात की जाए तो वह H2A, H2B, H4 एवं H1 नामक हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। तो ये अपन ने केमिकल कंपोजिशन को जान लिया है क्रोमेटिन नेटवर्क की, जो एक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित है। ठीक है, आगे अपन बात करेंगे अब। अच्छा, फर्स्ट नंबर पे अपन ने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात की थी। सेकंड नंबर पे अपन ने न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर शेप की बात की थी। थर्ड नंबर पे अपन ने क्रोमेटिन नेटवर्क स्टार्ट किया था, जो कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ नंबर पे अपन बात करेंगे न्यूक्लियोलस, जिसे बोलते हैं अपन केंद्रिक। जहां तक अपन को पता है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उनके पास एक केंद्रक होता है, और उस केंद्रक के अंदर भी एक
गोल गोल अंडे जैसी रचना होती है उसके केंद्रीय भाग में या परिधि की तरफ, जिसे अपन बोलते हैं न्यूक्लियोलस या केंद्रिक। केंद्रक नहीं, केंद्रिक, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोलस। तो ध्यान से सुनना, यूकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस में एक या अनेक, मोस्टली तो एक ही मिलती है, लेकिन कुछ सेल्स ऐसी होती है जिनमें एक से अधिक न्यूक्लियोलस भी मिल सकते हैं। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, यूकैरियोटिक सेल्स के केंद्रक में या न्यूक्लियस में एक या अनेक गोलाकार, अंडाकार, सघन एवं कोलाइडी अम्लीय प्रकृति की रचनाएं पाई जाती है, जिन्हें केंद्रिक या न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रिक या न्यूक्लियोलस। कैसी संरचना है? एक या अनेक गोलाकार, अंडाकार, सघन, कोलाइडी एवं अम्लीय प्रकृति की कौन सी कोशिकाओं में? यूकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस में एक या अनेक गोलाकार, अंडाकार, सघन, कोलाइडी एवं अम्लीय प्रकृति की रचनाएं पाई जाती है, जिन्हें न्यूक्लियोलस या केंद्रिक कहते हैं। समझ में आया इतना? ठीक है, आगे ध्यान से सुनना। यह जो न्यूक्लियोलस है, यह, अच्छा इसकी खोज की बात कर लेते हैं। इसकी खोज फोंटाना ने की थी 1700, कौन से ईयर में की थी? 1781 में। जो न्यूक्लियोलस या जिसे बोल रहे हैं केंद्रिक, उसकी खोज का श्रेय जाता है फोंटाना को, जिन्होंने सन 1781 में केंद्रिक की खोज की थी। लेकिन इसको केंद्रिक नाम या न्यूक्लियोलस नाम दिया था बोमेन ने। नाम दिया किन्होंने? बोमेन। कौन से ईयर में? 1848 ईस्वी में। तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि खोज कौन से वैज्ञानिक ने कौन से ईयर में की, और यह नाम कौन से वैज्ञानिक ने कौन से साल में दिया। तो खोज तो की थी फोंटाना ने 1781 ईस्वी में, और यह न्यूक्लियोलस या केंद्रिक नाम दिया था बोमेन नामक वैज्ञानिक ने सन 1848 ईस्वी में। तो ये चीज आप नोट्स बनाते टाइम भी अंडरलाइन करना, क्योंकि ये चीज अपने यहाँ बीएससी में तो काम में आएगी आएगी, प्लस आपके जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, चाहे जेट का ही क्यों ना हो, चाहे अदर कंपटीशन के एग्जाम क्यों ना हो, अगर उनमें साइंस का सिलेबस है तो ऐसी चीजें जरूर पूछी जाती है वहां पे। ठीक है, आगे ध्यान से देना। यह जो न्यूक्लियोलस या जिसे बोल रहे हैं केंद्रिक, यह सेल की इंटरफेज में अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यानी कि कोई कोशिका अगर इंटरफेज अवस्था में है, सामान्य अवस्था में है, तो उसमें यह न्यूक्लियोलस जिसे बोल रहे हैं केंद्रिक, उसे अपन आसानी से केंद्रक के अंदर देख सकते हैं। क्लियर है? लेकिन यह सेल डिवीजन की प्रोफेज फेज में, यानी जो जब कोशिका विभाजन की अवस्था में एंटर करेगी, तो उसकी जो प्रोफेज अवस्था आती है उसमें यह केंद्रिक दिखाई नहीं देती, यानी विलुप्त होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहां पे लिखेंगे
दिखाई नहीं देती। जबकि जब टीलोफेज आएगी, टीलोफेज, इसमें पुनः दिखाई देने लगती है। प्रोफेज में तो यह दिखाई नहीं देती, इंटरफेज में तो स्पष्ट रूप से देख सकते हैं न्यूक्लियोलस को, लेकिन जैसे ही कोशिका विभाजन की अवस्था में प्रवेश करेगी, जैसे ही उसकी फर्स्ट फेज आएगी, प्रोफेज जिसे बोलते हैं, उसमें यह न्यूक्लियोलस दिखाई नहीं देगी, यानी अदृश्य हो जाएगी। और जैसे ही प्रोफेज के बाद जो लास्ट अवस्था है विभाजन की, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, तो लास्ट में आई टीलोफेज, इसमें यह न्यूक्लियोलस या केंद्रक पुनः दिखाई देने लगती है एक केंद्रक के अंदर। समझ में आया इतना? ठीक है, आगे और ध्यान से सुनना, थोड़ी और डिटेल है इसकी। यह जो केंद्रक या जो न्यूक्लियोलस है, यह कलाविहीन, कैसी? कलाविहीन रचना होती है, यानी कि एक मेम्ब्रेन से ये कवर नहीं होती, एक झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं की जाती, ये कलाविहीन रचना होती है। इसके साथ ही यह सेल की संश्लेषी क्रियाओं में भाग लेती है। जो कोशिका की संश्लेषी क्रियाएं होती है, जो सिंथेसिस रिएक्शंस होती है, उनमें यह केंद्रक भाग लेती है। तो ये अपन ने एक न्यूक्लियोलस या केंद्रक के बारे में बाहर का डिटेल से जान लिया है कि ये कैसे दिखाई देती है, इसकी शेप साइज क्या है, इसकी खोज किसने की, इसको न्यूक्लियोलस नाम किसने दिया, यह कौन कोशिका की कौन सी अवस्था में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, कौन सी में नहीं दिखाई देती, यह कलाविहीन होती है और यह संश्लेषी क्रियाओं में भाग लेती है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब अपन बात करेंगे इस न्यूक्लियोलस या केंद्र की अल्ट्रा स्ट्रक्चर की, क्योंकि वो जानना अपन को बहुत जरूरी है। अपन ने यहाँ पे लिखा है अभी कलाविहीन होती है, रचना होती है, तो ये होती कैसी है, दिखाई कैसे देती है, उसको अपन एक डायग्राम बना के अच्छे से समझेंगे, तो अपने बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब अपन बनाएंगे इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अगर किन्हीं स्टूडेंट्स को कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं बार बार बोलता हूँ कि या तो डाउट क्लास में पूछ ले वो, या डाउट क्लास में नहीं पूछे तो यहाँ कॉलेज आने का ऑप्शन भी है कि सेल्फ कॉलेज अपने व्हीकल से आए और जो भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे जूलॉजी हो, चाहे बॉटनी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, तो यहाँ आके आप उस डाउट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, जब आप पढ़ोगे ही नहीं तो डाउट कहाँ से होंगे, सबसे बड़ी बात तो यही है। तो अब बनाते हैं अपन इसका एक अच्छा सा डायग्राम। कला विहीन रचना होती है, इसीलिए ये जो मैं बना रहा हूँ इसको बीच बीच में से मैंने तोड़ा है, क्योंकि ये कला विहीन रचना है। अब ध्यान से देखना कौन कौन से भाग होते हैं इसमें, अपन डिटेल से जानेंगे इसमें। एक तो होते हैं इसमें कणीय भाग, जो कण समान, दानों समान बना हुआ दिखाई दे रहा है, जो बना रहा हूं मैं। एक होता है रेशेदार भाग, ये रेसे बना दिए मैंने।
ठीक है, 2 भाग मैं बना चुका है, इसमें साइड में लिख भी रहा हूं। फर्स्ट तो है कणीय भाग, दूसरा है रेशेदार भाग। ये किस में पढ़ रहे हैं अपन? अल्ट्रा स्ट्रक्चर में। ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर में जब अपन एक केंद्र को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा देखते हैं तो उसमें निम्न भाग दिखाई देते हैं अपन को ऐसे। फर्स्ट तो कणीय भाग जो मैंने गोल गोल बनाए बिंदु, दूसरा है रेशेदार भाग जो छोटे छोटे फाइबर के रूप में बनाए हैं, फिर थर्ड आएगा अकणीय भाग, और फिर फोर्थ आएगा क्रोमेटिन भाग। ये 4 भाग होते हैं जो आपस में मिलकर एक न्यूक्लियोलस या केंद्र की संरचना को बनाते हैं, जिसमें अपने 2 भाग तो प्रदर्शित कर दिए। अब तीसरा भाग है अकणीय भाग, जिसको अपन बारीक पॉइंट से शो करेंगे ऐसे। तो ये चीज आप ध्यान रखना, जैसे अपन थ्योरी में पढ़ेंगे वैसा सेम टू सेम डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे ताकि समझने में भी आसानी रहे। ठीक है, फिर है लास्ट में क्रोमेटिन भाग, यानी कि क्रोमोसोम वाला भाग, जो मोस्टली आरएनए का बना होता है। ऐसे ये है इसका 4th नंबर का भाग या क्षेत्र से बोल रहे हैं क्रोमेटिन भाग। समझ में आ रहा होगा डायग्राम? बहुत ही सिंपल सा डायग्राम बनाया है मैंने, उतना हार्ड नहीं है। एक यहाँ पे और बना देते हैं। तो आप देख सकते हो कि अपन ने एक कोशिका के अंदर और उसके केंद्र के अंदर एक केंद्र की संरचना बनाई है। ये लो, यह है एक केंद्रिक या न्यूक्लियोलस। ठीक है, इसमें आप ध्यान से देखो तो मैंने इसके 4 भाग बनाए हैं। फर्स्ट जो बड़े बड़े गोले से बनाए हैं वो इसमें है कणीय भाग। सेकंड जो बारीक मैंने फाइबर जैसी संरचना बनाई है वो है रेशेदार भाग। थर्ड जो मैंने बारीक पॉइंट्स बनाए हैं वो है इसका अकणीय भाग। और फोर्थ जो बड़े बड़े मैंने रेड मार्कर से ये बड़े बड़े फिलामेंट से बनाए हैं ये है इसका क्रोमेटिन भाग। तो ये अपन ने इसकी एक न्यूक्लियोलस की या केंद्र की अल्ट्रा स्ट्रक्चर बनाई है। अब अपन डिटेल में जानेंगे कि इसकी जो 4 भाग है ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं केंद्रिक में, और इनको दूसरे किस नाम से जाना जाता है, और ये किस से मिलकर बने होते हैं, इनकी साइज क्या होती है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कणीय भाग की। किसकी? कणीय भाग की। जो कणीय भाग है वह केंद्रिक की परिधि की तरफ पाए जाने वाला क्षेत्र होता है। ये जो कणीय भाग है यह केंद्र की परिधि यानी कि ये वाला भाग इसकी ओर पाए जाने वाला क्षेत्र होता है, जिसमें कण समान वो कण की साइज क्या होगी? कण समान साइज क्या है इसकी? 150 से 200 एंगस्ट्रम व्यास के कण। ये जो कणीय भाग है जो केंद्र की परिधि की ओर पाया जाता है, इसमें 150 से लेके 200 एंगस्ट्रम व्यास के कण भरे हुए होते हैं। इसे पार्स ग्रेन्युलोसा भाग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्स ग्रेन्युलोसा।
ग्रेनुलोसा का मतलब कणीय भाग। तो क्या नाम है दूसरा इसका? पार्स ग्रेन्युलोसा। कहां पर पाया जाता है? केंद्रीय की परिधि की तरफ पाए जाने वाला भाग या क्षेत्र होता है जिसमें 150 से लेकर 200 एंगस्ट्रॉम व्यास के कण भरे हुए होते हैं। क्या कहलाता है? पार्स ग्रेन्युलोसा। क्लियर है? ठीक है। फिर आता है रेशेदार भाग। रेशेदार भाग जो होता है वह कणीय भाग के जस्ट नीचे की ओर पाए जाने वाला भाग होता है। यानी कि जो अपन ने ये गोल गोल बनाए ये तो कणीय भाग, इसके नीचे जो ये फाइबर से बना रखे हैं यह है रेशेदार भाग। तो इसलिए मैंने कहा है कि यह रेशेदार भाग कणीय भाग के नीचे की तरफ पाए जाने वाला भाग होता है जिसमें 50 से 80 एंगस्ट्रॉम लंबाई एवं 80 से 100 एंगस्ट्रॉम व्यास के तंतु। वापस ध्यान से सुनना, 50 से 80 एंगस्ट्रॉम लंबाई एवं 80 से 100 एंगस्ट्रॉम व्यास के तंतु पाए जाते हैं। रेशेदार भाग है तो तंतु बनाए हैं अपन ने, तो तभी रेशेदार होंगे। तंतु पाए जाते हैं जो आरएनए युक्त होते हैं, जो आरएनए युक्त होते हैं, यानी कि आरएनए से मिलकर बने हुए होते हैं। ये रेशेदार भाग या तंतु आरएनए से मिलकर बने हुए होते हैं। इस भाग को पार्स फाइब्रोसा, क्या बोलेंगे? पार्स फाइब्रोसा क्षेत्र भी कहा जाता है। पहले वाले को पार्स कणीय समान भाग था ये वाला, तो इसलिए पार्स ग्रेन्युलोसा। यह रेशेदार भाग है, फाइबर समान भाग है। रेशे को फाइबर भी बोल सकते हैं, तंतु भी बोल सकते हैं, बात एक ही है, इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको? पार्स फाइब्रोसा। तो ये अपने दो भाग देख लिए हैं केंद्रक के। तीसरा भाग देखेंगे अब। ये जो अकणीय भाग है जो अपन ने बारीक बारीक पॉइंट से शो किया है, यह समांगी प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। यानी एक समान प्रोटीन होते हैं, उनसे मिलकर बना हुआ ये भाग होता है, जिसे अकणीय भाग अपन बोल रहे हैं। इसका दूसरा नाम है पार्स एमोर्फा। पार्स ग्रेन्युलोसा, फिर पार्स फाइब्रोसा, फिर पार्स एमोर्फा। समांगी प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या दे दिया? पार्स एमोर्फा। फिर लास्ट बच गया है क्रोमेटिन भाग। यह न्यूक्लियस का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसे पार्स क्रोमोसोमा क्षेत्र भी कहा जाता है। क्रोमेटिन यानी कि क्रोमोसोम, गुणसूत्र, इसीलिए क्या नाम रख दिया? पार्स क्रोमोसोमा। इन्हीं चारों भागों को अपन इस डायग्राम में भी शो कर सकते हैं। ये लो परिधि की तरफ पाए जाने वाला पार्स ग्रेन्युलोसा, ये लिखा हुआ है अपना ऊपर ही, ये रहा पार्स ग्रेन्युलोसा। इसी के नीचे ये रेशेदार भाग आ गया, पार्स फाइब्रोसा। इसी के नीचे ये अकणीय भाग आ गया बिंदु के जैसा, पार्स एमोर्फा। और ये पार्स क्रोमोसोमा। ये लो जी, अपन ने एक न्यूक्लियोलस या केंद्रिक का अच्छा सा डायग्राम भी बनाया है, और उसकी जो भाग है, चार मुख्य भाग है, उनको अच्छे से समझ भी लिया है कि यह केंद्रिक में कहाँ पाए जाते हैं, कैसे होते हैं, तंतु समान होते हैं, कण समान होते हैं, या प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं, और इन्हें
दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो ये है एक न्यूक्लियोलस या केंद्रक की अल्ट्रा स्ट्रक्चर। समझ में आ गई? ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन इस न्यूक्लियोलस की जो केमिकल कंपोजिशन है, जो रासायनिक संगठन है, उसको जानेंगे और इस केंद्रक या न्यूक्लियोलस के कार्य क्या है वो भी अच्छे से जानेंगे कि आखिर ये केंद्रक जो है, केंद्रक का तो पता है, लेकिन ये केंद्रक है, केंद्रक के अंदर पाई जाने वाली रचना है केंद्रक, ये क्या कार्य करती है, तो उनको भी अच्छे से जानेंगे। और फिर लास्ट में जो केंद्रक के कार्य हैं उनको जानेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।